हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए गणित विषय के जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज हल करेंगे। मुझे पूरा यकीन है इसी प्रश्न बैंक में से इस वर्ष होने वाले वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अध्याय 1 से प्रारंभ करते हैं। देखिए, अध्याय 1 है वास्तविक संख्या है। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से एक एक अंक के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और सिर्फ 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस अध्याय में 5 अंक निर्धारित है। यदि हम इस अध्याय के प्रश्नों को अच्छे से हल करना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि HCF और LCM क्या है, इसे कितने विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, और इसी बेसिक के आधार पर अध्याय 1 में 14 प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा बेसिक हमें ये जानना होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। इस पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं और सम और विषम संख्या के रूप, इस पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम LCM और HCF समझते हैं। देखिए, LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर इस लघुत्तम समापवर्त का संधि विच्छेद किया जाए तो लघु में उत्तम समान अपवर्त होता है। देखिए, अपवर्त से तात्पर्य पहाड़े से है, जो हम पहाड़े पढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। मान लीजिए हमें 2 संख्याएं दी गई है 6 और 9, और हमें कहा गया है कि इसका लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो देखिए, 6 का जो पहाड़ा होता है, अपवर्त होता है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, और इस टाइप से ये पहाड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार 9 का देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छिंग 54, और इस प्रकार से ये भी पहाड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, इन दोनों पहाड़ों में कॉमन पहाड़ा कौन कौन सा है। ये देखिए, एक तो 36 दिखाई दे रहा है, 36 इसमें भी है और इसमें भी है, ये एक दोनों में कॉमन है। और दूसरा कॉमन ये दिखाई दे रहा है 18। इसी प्रकार से बहुत से पहाड़े इसमें कॉमन होंगे, लेकिन सबसे छोटा पहाड़ा जो है वो 18 है, जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यही लघुत्तम समान अपवर्त है। लघु में उत्तम यानी लघुत्तम, और समान अपवर्त मतलब एक जैसे पहाड़े। तो इस प्रकार से 18, 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में लघुत्तम समापवर्त है क्या। अब आइए हम महत्तम समापवर्तक देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 संख्या दी गई है 6 और 9, इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें कहा गया। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ये देखिए, 6 जो है इसको किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए, पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 3 और चौथी संख्या है 6। इसी प्रकार 9 को देखिए कितने से भाग दिया जा सकता है। एक तो 1 से, एक 3 से और एक 9 से। इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। एक तो 1 है जो दोनों को विभाजित करता है, और एक है 3, ये भी दोनों को विभाजित कर रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा ये 3, क्योंकि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्ण रूपेण विभाजित कर रहा है। अब हम समझ चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब निकालने की विधियां हम समझते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि एक सामान्य विधि है। इस सामान्य विधि से हम सभी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इस विधि को हम सीखते हैं। ये देखिए, 6 और 9 है,
इसका लघुत्तम और महत्तम हमें निकालना है, तो इस टाइप से लिख लीजिए और एक खड़ी लाइन खींचिए। इसे हम निचली कक्षाओं में पढ़े हैं। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है। तो यहाँ पे है 3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। उसके बाद देखिए अब सिर्फ 1 से ही भाग जा सकता है। 1 से हम भाग देते हैं तो देखते हैं, 1 का 2 में भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा और 3 में भाग दिया जाएगा तो 3 आएगा। अब हमें देखना ये है, ये जो खड़ी लाइन की जो अंक है इनका गुणनफल होता है महत्तम समापवर्तक, और ये खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन, इन दोनों लाइनों के अंकों का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो देखिए HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, ये 3 गुणित 1 बराबर से 3, और जो LCM जो होगा उसके लिए हमें 3 का और 1 और 2 और 3, इन चारों अंकों का गुणा करना होगा। 3 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 3, इस प्रकार से 18 प्राप्त होगा। इसके माध्यम से जितने ऑब्जेक्टिव लेवल के सवाल है उसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस विधि पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। ये देखिए हमें दिया गया है पहला ऑब्जेक्टिव 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे 96 और 404, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। अब हम वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देने का प्रयास करेंगे जो दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी संख्या हमें समझ में आ रहा है कि 2 है। 2 से अगर हम भाग देंगे तो ये 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, और 2 से देंगे तो 202 बार जाएगा। फिर हमें यही समझ में आता है कि 2 से और भाग चला जाएगा, तो एक बार और 2 का भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये 24 आएगा और यहाँ पे 101 आएगा। अब देखिए जो खड़ी लाइन के अंकों के गुणनफल को हम ये HCF कहते हैं। तो HCF जो इसका प्राप्त होगा हमारा 2 गुणित 2 यानी कि 4। तो ये हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो ये 12 लिखा हमने और उसके बगल में 15, और एक खड़ी लाइन खींचा और एक आड़ी लाइन खींचा। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि किसका भाग ये दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप में चला जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या हमें समझ में आता है कि 3, 3 चौके 12 और 3 अपचे 15। अब हमारे पास सिर्फ 1 से भाग जा सकता है, तो 1 का भाग दे दीजिए। देखिए ये 4 बार जाएगा और ये 5 बार। ये खड़ी लाइन के अंकों का अगर हम गुणा करते हैं तो HCF प्राप्त हो जाता है। तो 3 गुणित 1 बराबर से 3, तो ये इसका HCF होगा 3। अब ये देखिए तीसरा सवाल है जो है, एक खास बात ये रहती है कि इन्हीं दो अंकों का HCF और LCM का गुणनफल जो रहता है उन अंकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें मालूम है कि किन्हीं दो अंकों का LCM गुणित HCF बराबर होता है अंकों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, LCM दिया है 8 गुणित HCF हमें ज्ञात करनी है, और बाकी अंकों का गुणनफल दिया है 32। तो इस प्रकार HCF अगर हम निकालना चाहें तो ये 32 और इस 8 को यहाँ बटे में ले जाते हैं, तो 8 चौके 32। तो इस प्रकार से हमारा HCF 4 निकलेगा। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। देखिए 4 और 7 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 4 लिखें, 7 लिखें, खड़ी लाइन खींचें और भाग देने का प्रयास करें वह छोटी से छोटी संख्या जो इसे इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे। तो हमें सिर्फ एक समझ में आता है कि 1 से भाग दिया जा सकता है, तो ये 4 बार जाएगा और ये 7। इसके अलावा कोई राशि से भाग नहीं जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो इन दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा। अब ये छठवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लिख लें 5, 15 और 20, खड़ी लाइन खींचे, एक आड़ी लाइन खींचे। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को विभाजित कर सकती है वो 5 है। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5,
5 तिया 15, 5 चौके 20। अब देखिए सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है इसमें, तो एक से भाग दे दीजिए, तो एक जाएगा और ये 3 बार जाएगा और यहाँ 4 बार। तो इसका एलसीएम जो होगा ये होगा हमारे पास 5 गुणित 1 गुणित 3 गुणित 4, यानी 5 चौके 20 तिया 60। और एचसीएफ जो होगा हमारा वो 5 गुणित 1 यानी कि 5। इन दोनों का अनुपात निकालना चाहें तो एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर से 60 बटे 5। 5 से ये 12 बार कट जाएगा, तो इस प्रकार से 12:1 निकलेगा। तो ये हमारा उत्तर होगा 12:1। आइए अब हम प्रश्न नंबर दूसरे का ये दूसरा सवाल देखते हैं। 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा। तो देखिए 8, 9 और 25। अब हम देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप में विभाजित कर रही हो। तो वो सिर्फ एक है। एक का भाग देंगे तो 8, 9 और यहाँ पे 25। तो सिर्फ हमारा एचसीएफ इसका 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ 1 लिखते हैं आप। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ भी एक एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सवाल है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 94 और 404। इन दोनों का एचसीएफ लिखिए। तो देखिए हम सबसे पहले भाग देंगे यहाँ पे 2 से। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। 2 से भाग दिया जाएगा तो ये 202 आएगा। अब देखिए सिर्फ 1 से भाग जाएगा। 1 का भाग देंगे तो 47 और यहाँ 202। खड़ी लाइन के अंकों का गुणनफल कर देते हैं तो 2 गुणित 1 बराबर से 2। तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। आप उत्तर 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य विधि से हल किए जा सकने वाले प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब आइए हम दूसरी विधि को सीखते हैं। दूसरी विधि सीखने से पहले हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड को समझेंगे। सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। ये जो 2 जो है इसमें 1 का भाग जाता है और सिर्फ 2 का ही भाग जाता है। इसी प्रकार संख्या 3 जो है इसमें 1 और 3 का ही भाग जाता है, परंतु संख्या 4 जो है इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। इसी प्रकार संख्या जो 5 है इसमें 1 और 5 का ही भाग जाता है। 6 जो संख्या है इसमें 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है, परंतु 7 जो है इसमें 1 का और 7 का ही भाग जाएगा। तो हमें देखने पे समझ में ये आता है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। जैसे 2, इसमें खुद अर्थात 2 और 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार 3 जो है इसमें 3 और 1 का ही भाग जाता है। ये संख्या जो 5 है इसमें भी सिर्फ 5 और 1 का ही भाग जाता है। इसी प्रकार 7 में भी 1 और 7 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार की संख्या एक 11 है, एक 13 है। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उन संख्या को कहा जाता है जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए और साथ ही साथ सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि 2 ले लीजिए, इसका 1 और 2 बस 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें खुद का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है और अन्य किसी राशि का भी भाग जाता है, तथा इनके जो गुणनखंड होते हैं 2 से अधिक होते हैं। तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 15। इन संख्याओं में खुद का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। तो ये संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 15 के बारे में देखिए। तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 पचे 15। तो ये देखिए 15 का जो गुणनखंड है 3 है, 1 है और 5 है। संख्या जो 1 है
इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है 1, इसलिए संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि को समझते हैं। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि समझने के लिए हम प्रश्न क्रमांक 11 को ही उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। देखिए दिया गया है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसको। ये 140 को लिखेंगे और एक खड़ी लाइन खींच लेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम इसमें भाग देते हैं, तो ये 2 से भाग जाएगा तो यहाँ आएगा 70 और इसके पश्चात फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 35 बार और फिर से हम भाग देंगे 5 से तो ये जाएगा 7 बार। तो ये हम लिख देंगे 140 बराबर से 2 की घात 1 और 1 2 गुणित 5 गुणित 7। देखिए कोई भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 140 भाज्य संख्या थी, अब इसको देखिए 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो यह इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार इस 12वें सवाल को देखिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हल। 156 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। पुनः हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 तिया 6, 2 नम 18। अब इस दफा 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं में परिवर्तित हो गई है। तो 156 बराबर से 2 की घात 1 और 1 2 गुणित 3 गुणित 13, ये आएगा आपका उत्तर। आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं दो अंकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं और इस पे आधारित 2 प्रश्नों को हल करते हैं। तो मान लीजिए हमें 40 और 50 ये 2 अंक दिए हैं और कहा गया है कि इन दोनों अंकों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। तो देखिए हम 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 40 बराबर से 2 की घात 1 2 3 गुणित 5। और इसी प्रकार हम 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा और इस दफ़ा 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5 की घात 2। देखिए एचसीएफ जो होता है ये 40 और 50 का जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। तो देखिए 2 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात ये 1 है, कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो ये हम 2 लिखेंगे। गुणित देखिए 5 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात है 1, तो ये 5, तो ये 5 दूनी 10 होगा एचसीएफ। और एलसीएम जो निकालना है हमें, इसके लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ी घात हो, उनका गुणनफल लिखा जाता है। तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है और 2 के सबसे बड़ी घात है 3। इसी प्रकार 5 दोनों में कॉमन है और उनकी सबसे बड़ी घात है ये 2, तो 5 की घात 2। तो हम लिख सकते हैं ये 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार लिख लेंगे और 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 25, तो 25 अठे 200, ये हमारा होगा एलसीएम। तो इसी विधि द्वारा हमें इस
प्रश्न बैंक में 2 प्रश्न हल करने के लिए दिए गए हैं। तो आइए पहले हम उन दोनों प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर जो 13 जो दिया गया है हमें, ये दिया गया है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। 6 और 20, तो 6 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसी प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो देखिए हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3। उसी प्रकार 20 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणित 5। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। ये 6 और 20 का जो होगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ सिर्फ 2 है दोनों में कॉमन, और इसके सबसे छोटी घात है 1, तो ये सिर्फ ये 2 आएगा। और एलसीएम निकालते हैं 6 और 20 का, तो ये हमें हमारा प्राप्त होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखिए 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो सबसे बड़ी घात है 2, तो हम इसकी 2 की घात 2 लिख देते हैं और शेष बचे वाले लिख देंगे। अब शेष बचे वाले इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए ये 5 जो है इसमें भी मौजूद है, परंतु उसकी घात है 0 माना जा सकता है, तो सबसे बड़ी घात होगी 1। और ये जो 3 जो है इसमें भी मौजूद है और उसकी घात को भी हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी सभी में कॉमन रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 3 और 5 को क्यों लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है 2 की घात 2 और शेष बचे वाले 3 और ये 5। तो हम इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणित 5 तिया 15, तो ये 15 चौके 60, यही इसका उत्तर होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिए हल 6, 72 और 120। तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6। इसी प्रकार 72 का निकालेंगे हम, 2 से देंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 से दिया जाएगा भाग तो 18 बार जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसी प्रकार 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 60 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो इस दफ़ा 30 बार जाएगा, पुनः 2 से भाग देने पर 15 बार जाएगा, इस बार 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 5 बार जाएगा। अब हम लिखेंगे 6 बराबर से 2 गुणित 3। इसी प्रकार 72 बराबर से 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2, क्योंकि ये 3 2 दफा है। और इसी प्रकार 120 को हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। अब हम एचसीएफ निकालेंगे 6, 72 और 120। तो देखिए कितना निकलेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ तो 2 है और सबसे छोटी घात है 1, तो ये 2 रहेगा। इसी प्रकार 3 भी तीनों में उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी घात 1 ही है, तो इस प्रकार 3 दूनी 6 एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालने की बात है, तो एलसीएम देखिए कितना होगा 6, 72 और 120।
तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो देखिए दो तो तीनों में उभयनिष्ठ है और सबसे बड़ी घात है 3, तो 2 की घात 3 लिख दीजिए। इसी प्रकार 3 भी तीनों में उभयनिष्ठ है, सबसे बड़ी घात है 2, तो इसकी घात 3 की घात 2 लिख देंगे और एक अंक छूट रहा है 5, तो उसको हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये 2 का गुणा जब 3 बार होगा तो 8 हो जाएगा और ये 9 होगा और ये 5, तो 8 पंचे 40 और 4 नम 36, ये 360, ये आपका आएगा उत्तर। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको हल करते हैं 15वां सवाल को। 12, 15 और 21, तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो से भाग देंगे तो 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6। इस प्रकार से हम 12 बराबर से लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणित 3, ये 2 की घात 2 दो बार है इसलिए। अब देखिए 15 का निकालते हैं हम। 3 से भाग देंगे 3 पचे 15, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5। इसी प्रकार 21 का निकाल के देखते हैं। 3 सते 21, 21 को हम लिखेंगे 3 गुणित 7। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ 12, 15 और 21, इसका होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ ये है 3 है तीनों में और सबसे छोटी घात 3 ही है, तो इसका एचसीएफ होगा 3 और एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 21 का। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो ये देखिए ये 3 तो उभयनिष्ठ है और सबसे बड़ी घात 3 ही है, तो हम 3 लिख देंगे और शेष बचे वाले जितने बचते हैं सब उसको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो ये 2 की घात 2 गुणित 5 और गुणित ये 7, तो ये 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7। अब हम इन चारों अंकों का गुणा करते हैं। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, ये होगा 420, ये हमारा आएगा उत्तर। आइए अब हम इस 16वें नंबर के सवाल को हल करते हैं। देखिए ये 16वां प्रश्न में लिखा गया है एचसीएफ 306, 657 बराबर से 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 16वां सवाल हल करते हैं हम। एचसीएफ 306 और 657 बराबर दिया है 9, तो एलसीएम 306, 657 ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर से अंकों का गुणनफल होता है, तो हम लिख देंगे क्योंकि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर से अंकों का गुणनफल, इसीलिए एलसीएम 306, 657 गुणित एचसीएफ 306, 657 बराबर से अंकों का गुणनफल अर्थात 306 गुणित 657।
हमें HCF 306 657 का मान 9 दिया गया है, तो इस स्थान पे हम 9 लिख देंगे। तो LCM 306 657 गुणित, यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया 9 बराबर से 306 गुणित 657। अब इस 9 को हम इधर बटे में ले आते हैं तो हमारा LCM निकल जाएगा। LCM 306 657 बराबर से 306 गुणित 657 बटे 9। अब 9 से हम इन राशियों को काटते हैं तो देखिए 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब 34 और 657 का हम गुणा करके लिख लेते हैं। ये देखिए इसका गुणनफल जो आएगा 22,338। तो यहाँ पे लिख देंगे LCM 306 और 657, ये हमारा आएगा उत्तर। अब आइए अब हम HCF निकालने की तीसरी विधि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का अध्ययन हम करते हैं। इसके पश्चात इस पे आधारित 4 प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये तीसरी विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक और समझ लीजिए। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई नई चीज नहीं है। यह सूत्र तो लगभग सभी लोग को पता होगा कि भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप हमें बताया गया है। मान लीजिए कोई भाज्य जो है, कोई पूर्णांक जो है a है और भाजक जो है b है, और b से अगर हम भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल जो प्राप्त होता है ये q प्राप्त होता है, और शेषफल जो प्राप्त हुआ हमें r प्राप्त हुआ। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो देखिए भाज्य है हमारा a, भाजक है हमारा b गुणित q, भागफल हो गया, और शेषफल है r। तो लेकिन ये जो r हमेशा इस b से छोटा ही रहेगा, ये अर्थात a बराबर से BQ प्लस r, जहाँ जो r जो होगा सदैव b से छोटा होगा, और हो सकता है इस r का मान 0 निकल जाए या 0 से बड़ी राशि हो, परंतु हमेशा b से छोटा होगा। आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए हमारे पास एक अंक दिया गया है हमें 58, और इसे हमें भाग देने के लिए कहा गया 7 से। तो देखिए इस 58 में हम अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 8 56 बचेगा हमारा शेषफल 2। तो ये जो हमारा प्रमेयिका से लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा कि 58 बराबर 7 गुणित 8 धन शेषफल 2। और ये जो शेषफल 2 जो है ये सदैव 7 से छोटा ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर 7 के बराबर भी हुआ तो एक बार और भाग चला जाएगा, इसलिए ये जो 2 जो रहेगा सदैव छोटा रहेगा 7 से। लेकिन हो सकता है ये 2 शून्य भी हो सकता है, यहाँ पे शून्य भी आ सकता है, या शून्य से बड़ी राशि हो सकती है, परंतु 7 से सदैव छोटा होगा। इसलिए ऐसा शर्त लगाया जाता है कि ये जो r जो होता है ये b से सदैव छोटा होता है, परंतु ये r या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ी राशि भी हो सकती है। तो अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ चुके होंगे। अब आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालना सीखते हैं।